नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ पर लग गया है महंगाई का ग्रहण, क्योंकि महंगाई का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से शुरू हुई महंगाई अब घर के अंदर रसोई तक पहुंच चुकी है। एलपीजी सिलेंडर हो या फिर पीएनजी, कीमतें सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है। खाना पकाने की बात तो छोड़ दीजिए, खाना बनाने के लिए जो चाहिए उसमें भी महंगाई का जोरदार तड़का लग चुका है। सब्जी, फल, दालें, खाने के तेल, सबकी कीमतों में जैसे आग सी लगी हुई है। और नींबू कह लीजिए कि एक चुटकुला है, लेकिन 20 रुपए का एक नींबू किसी के लिए भी आसान नहीं है और मिडिल क्लास पे तो ये भारी पड़ता ही है। तो ये तो बात हुई घर की, लेकिन घर के बाहर भी महंगाई का कोहराम है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों को देखकर गाड़ी बाहर निकालने से पहले अब आपको 100 बार सोचना पड़ता है। सरकार ने दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जो राहत दी थी वो तो अब कब की गायब हो चुकी है। अब आम आदमी एक बार फिर से सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि क्या सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कुछ कम करेगी। आज आवाज अड्डा में महंगाई के चौतरफा वार पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी के सीईओ के यतीश राजावत और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मन तो ये था कि पहला सवाल गोपाल जी से पूछा जाए, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि होते हैं यहाँ पर और पूछते कि महंगाई से राहत कब तक मिलेगी, लेकिन अब वो नहीं है। तो मैं साकेत मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। साकेत मिश्रा जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और उसका कास्केडिंग इफेक्ट भी कह लीजिए, और कमोडिटी प्राइसेस तो अपनी जगह पर है ही, तो खाने पीने की चीजें तमाम महंगी, तो फूड इन्फ्लेशन भी ऊपर, और तो और कोर महंगाई जो है, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं तो मैं इस टर्म में बात कर सकता हूं, वहां पर भी नंबर काफी ऊपर है। तो कुल मिला के महंगाई का जो इतना एक साथ हमला हो गया है, हाल फिलहाल में इसका प्रेसिडेंट थोड़े दिन पीछे देखें तो मिलता नहीं है। क्या लगता है कि कहां गलती है इसमें? हमारा कितना रोल है या सरकार के हाथ में इसमें कितना कुछ है कि वो कर सकते हैं? सर म्यूट है जी, सॉरी जी। हाँ, मैं म्यूट था जी। काश गोपाल जी होते, उनसे सवाल ज्यादा अच्छा होता। जी जी। परंतु देखिए, सच ये है कि इस समय हम लोग को 3-4 मुश्किलों से जूझना पड़ा। पहला तो जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा है कि ओपेक प्लस ने जो बढ़ोतरी होनी थी प्रोडक्शन की ऑयल एंड गैस की, उसको करने से मना कर दिया। उसकी वजह से ऑलरेडी दाम बढ़ रहे थे। तीसरा, जो सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स थे दुनिया भर में, जो कि ऑलरेडी कोविड के दौरान पोर्ट्स में प्रॉब्लम थी, कंटेनर शिपिंग नहीं मिल रही थी, वो सप्लाई चेन के और भी बुरे हो गए जब से चाइना ने फिर से शुरू कर दिया अपना लॉकडाउन। तो कुल मिलाकर के जो मुश्किलें थी थोड़े दिन तक तो टल गई थी। अब ये हो रहा है जो आपने बहुत सही कहा, हालांकि तड़का आपने शब्द इस्तेमाल किया, उससे स्वाद इंप्रूव होता है। यहाँ पे तो थोड़ा स्वाद हम लोग का किरकिरा हो रहा है। सच ये है कि हम लोग के हाथ में इस समय बहुत कुछ नहीं है महंगाई को रोकने का। अगर मेरा मत लिया जाए तो इस समय सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे गरीब नागरिक हैं इस देश के, जिनको सबसे ज्यादा महंगाई का असर होता है, जिनके खाने पे, जिनके रहने पे, जिनको बाहर निकलने पे पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से और कुकिंग गैस के दाम की वजह से मुश्किलें पड़ती, उनको कम से कम किसी तरह से बफर करके बचाया जा सके। और आपने जो कहा कि इस समय इससे कोई राहत मिल सकती है, नियर टर्म में तो मुझे राहत नहीं दिखती है, क्योंकि जब तक कि ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और जब तक कि यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई हो रही है उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, तब तक मुझे सप्लाई चेन, सप्लाई प्रेशर में कोई बदलाव नहीं दिखता है। ठीक है, पर जरूरी है कि गरीबों को बचाया जाए। जी, तो आप कह रहे हैं महंगाई है, बिल्कुल है, और फिलहाल क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, अब वो कब तक ठीक होंगे इसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप चूंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है इस महंगाई को टेकल करना, इसके से बाहर निकलने के कुछ रास्ते निकालना और समाज के हर वर्ग को इसके बारे में जोड़ना। अबे साहब, क्या सरकार अभी कुछ भी ज्यादा इसमें करने की स्थिति में नहीं नजर आती है? नहीं, मैं साकेत जी की बात से सहमत हूं। सरकार के पास कुछ करने के लिए नहीं है
और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार के पास कुछ करने के लिए रह नहीं गया है। बेरोजगारी के मामले में सरकार के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, और सरकार ने कह भी दिया है कि आप हमसे रोजगार मत मांगिए, आप दूसरे तरीके हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कीजिए और दूसरे तरीके हैं उनसे कीजिए, सरकार काम रोजगार देना नहीं है। अब सरकार बिना कहे हुए अघोषित रूप से ये भी कह रही है कि महंगाई कम करने की अपेक्षा आप हमसे मत कीजिए, और अगर जैसा उन्होंने बताया कि जो गरीब लोग हैं उनको बचाना चाहिए, तो उसका सरकार ने पहले से बंदोबस्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था कर दी है। यानी 80 करोड़ लोगों का मतलब ये है कि देश की 55 से लेकर 60% की आबादी को सरकार ने मान लिया है कि वो गरीब है और वो अपने लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती है, इसलिए उसको मुफ्त अनाज दिया जाएगा, उसको तेल दिया जाएगा, उसको नमक दिया जाएगा, उसको दाल दी जाएगी, और उसको दूसरी तमाम जो सब्सिडीज हैं जो आजकल दी जा रही हैं वो उसको दी जाएंगी। तो वो सरकार को इसमें ज्यादा चिंता भी नहीं है। महंगाई बढ़ती रहे, महंगाई अपनी प्रक्रिया में कभी सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी तो महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम थोड़े कभी सुधर जाएंगे 1, 2, 3 महीने बाद, तो फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकार तेल के दाम बढ़ने को रोक देती है। देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, लंबे अरसे तक, मेरे ख्याल से 4-5 महीने तक तेल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े। जैसे ही चुनाव खत्म हुए और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिए, वैसे ही कुछ ही दिनों के अंदर 10 रुपए तेल के दाम बढ़ गए। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार के पास इस तमाम परिस्थिति से निपटने के, उसको प्रबंधित करने के, मैनेज करने के हथकंडे हैं। इसमें कोई ऐसा हस्तक्षेप करके इसको दुरुस्त करने का सरकार के पास कोई युक्ति नहीं है। इसलिए हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जनता की हमदर्दी सरकार को चाहिए, उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है, मुफ्त अनाज देती है, लेकिन पूरे सभी देश की सभी जनता को महंगाई से छुटकारा प्राप्त हो, सस्ते दामों में चीजें मिलें, बाजार में मांग बढ़े, उपभोक्ता बाजार में जाएं, उनकी आमदनी बढ़े, ये सब चीजें करना अब सरकार ने अपने दायरे से बाहर मान लिया है। जी, तो गोपाल जी जुड़ गए हमारे साथ। गोपाल जी, सीधा सा प्रश्न यही कि क्या जनता को सरकार से महंगाई के मोर्चे पर कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए? नहीं, देखिए, महंगाई एक देश की एक चैलेंज है, समस्या है। आरबीआई भी उससे जूझ रही है और सरकार इस पूरी समस्या के बारे में जागरूक है, और आशा नहीं करना चाहिए ये तो बात ही नहीं है। अगर जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है तो जनता की हर समस्या का समाधान करना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम उस समस्या के समाधान के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब बात यह है कि हम उस महंगाई से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, जो रास्ता हमने अपनाया है वो सही है या गलत है। मेरा मानना है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह के कारण जो महंगाई आ रही है वो ग्लोबल इश्यूज के कारण है, और उसको सरकार को उस चीज को उस तरह ही लेना पड़ेगा। कमोडिटी प्राइसेस में भी कुछ चीजें हैं जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के कारण इन्फ्लेशन उन चीजों में आ रहा है। अब उसके लिए सरकार जो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही है वही एकमात्र रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और मुझे लगता है वही सही रास्ता है, क्योंकि एक तो इमीडिएट रिलीफ देना, सब्सिडी के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। बट वो सब्सिडी सरकार उन वर्ग को दे रही है, जैसा अभी और भी लोगों ने यहाँ पे कहा, कि जो सेक्टर ज्यादा इस समस्या से जूझ रहे हैं, गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, या कोविड से जिन लोगों को ज्यादा त्रासदी हुई है, उन लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं सीधे फंड ट्रांसफर की उनके लिए किया हुआ है। और बाकी सेक्टर को भी समस्या होती है, उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, एमएसएमई सेक्टर और उस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू सरकार उस समस्या को टैकल करने का प्रयास करे। उसी का कारण है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फॉरेन एफडीआई बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो यह डबल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आए, समाज के जो ज्यादा आवश्यक वर्ग हैं उन लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचे। और यही एक सही तरीका है। कोई भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछेंगे कि चैलेंजेस और जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सरकार के पास रास्ता है वह
अपनाया जा रहा है और ये गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, इसको भी हम मानते हैं। ठीक है सप्पल साहब, तो जो गोपाल जी जो रीजन बता रहे हैं, जो सोल्यूशन बता रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? और अगर यही सिचुएशन होती और आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? देखिए, पहले तो जो प्रोफेसर अभय दुबे ने बोला, मैं उससे अपने को सहमत पाता हूँ कि सरकार से उम्मीद करना बंद हो गया है। और उसकी वजह है, जब 3 राज्यों में उपचुनाव हुए थे तो उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारी थी, तो 10 रुपए पेट्रोल कम हो गया था, 10 रुपए रेट। और अब वो 5 राज्यों में जीत हासिल हुई है, 4 में 5 में से, तो 10 रुपए वापस आ गया है। ये तो सीधा सीधा उनकी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है कि अगर पब्लिक ने हरा दिया तो आप रेट कम कर दीजिए, जिता दिया तो पब्लिक को भूल जाइए। दूसरी बात जो आपने बोली, देखिए ऐसा नहीं है, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा। आज से 11 साल पहले 2011, 12, 13 और 13-14 में जो पेट्रोल का क्रूड ऑयल का रेट था अंतर्राष्ट्रीय, उसका एवरेज था $111, $160, $105। और मोदी जी के टाइम पे एवरेज रहा है 40 से 60 के बीच में पिछले 8 साल में, ये अब 100 से ऊपर गया है। और जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 100 से ऊपर लगातार 3 साल तक तेल बना रहा, तो इतना रेट में पेट्रोल को नहीं खरीदना पड़ा लोगों को। उसका कारण ये था कि सरकार टैक्स नहीं लगा रही थी, उल्टा सब्सिडी दे रही थी। 2014 में जब सरकार से हम हटे तो उसके आखिरी वित्त वर्ष में 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी इस देश को दी गई थी, इस करके पेट्रोल डीजल सस्ता था। और अब क्या कर रही है सरकार? अब सब्सिडी तो बंद कर दी, लेकिन जो उस पर टैक्स लगाना है वो 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना तब से टैक्स बढ़ चुका है। अभी 4,21,000 करोड़ सरकार ने जनता से ले लिया है, और वो इसलिए ले रही है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। गोपाल कृष्ण जी ने बोला, ये बात सही है कि इनके पास अभी बहुत हाथ बंधे हुए हैं, पर बंधे क्यों हुए हैं? बंधे इसलिए हुए हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल से आप इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी बोला सप्लाई चेन की बात, यूक्रेन से सप्लाई चेन, हाँ सप्लाई चेन बाधित हो गई है, ये बात सही है। हालांकि रशिया से केवल 1% हमारा तेल आता है, लेकिन अभी अग्रवाल साहब से ये पूछिए कि 2014 से लेके अब तक जो भारत में तेल प्रोड्यूस होता था, और भारत में कम नहीं होता था, 23% हमारा जो खपत थी वो भारत के अपने सोर्सेज से पूरी होती थी, उसको आपने 1/3 कम कर दिया है। 53 लाख मेट्रिक टन तेल का उत्पादन जो भारत के अंदर होता था वो मोदी सरकार के टाइम पे गिर गया है। यानी कि आप 15% पे आ गए हो। तो ये किसकी नीतियों की वजह से हुआ? अगर आपने अपना तेल का उत्पादन बढ़ाया होता, गिराया नहीं होता, तो आज आप सप्लाई चेन की बात नहीं कर रहे होते। तो सवाल ये है कि आज सरकार ये दिखा रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका सीधा सीधा कारण है कि आपने इकोनॉमी मैनेज नहीं की है। आप केवल तेल से लगान वसूल करके लोगों से अपनी इकोनॉमी चला रहे थे, और उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है सर, आपने काफी पॉइंट्स रखे, अब इनका जवाब लेने का वक्त है। साकेत जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार राजावत जी के पास जाता हूँ। यतीश जी, आप यहाँ सब सेकंड दे दीजिए ना, 10 सेकंड। चलिए बोलिए। हाँ देखिए विपिन जी, अभी सप्रा साहब ने क्या कहा, इन्होंने सब्सिडी रूट अपनाया और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे मैं मानता हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूं, नेगेटिव होता है। हम भी सब्सिडी रूट अपना सकते थे, हमने नहीं अपनाया, हमने ग्रोथ मॉडल पे गए, हम इकोनॉमिक को रिवाइवल किए। तो आप कंपेयर करिए 2008 से 2021-22 को, जब 2008 में भी क्राइसिस आई थी, इससे बहुत कम लेवल की क्राइसिस आई थी वर्ल्ड इकोनॉमी के कारण, और उसके अंदर जो इन्होंने रिवाइवल मॉडल लगाया उसके कारण धीरे धीरे इकोनॉमी पे ऐसा असर पड़ा कि 2014 में हम बॉटम 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे, बॉटम 5, और आज हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पे हैं और सस्टेनेबल बेसिस पे हैं। तो चैलेंज तो आते हैं, उसके आगे क्या रास्ता अपनाते हैं यह महत्वपूर्ण है। हम तो कह रहे हैं हमने सब्सिडी का रूट नहीं अपनाया, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को अपनाया। जी ठीक है गोपाल जी और गुरुजी, हाँ दोनों के पास आता हूं, लेकिन राजा साहब भी बैठे हैं, वो भी इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान रखते हैं, एक बार उनके पास आऊं। राजा साहब, 2 तरह के तर्क हैं यहाँ पर। एक, उन्होंने कहा कि हमने एक सब्सिडी का मॉडल नहीं अपनाया क्योंकि उससे आगे जाके बहुत सारा बोझ पड़ा इकोनॉमी में और डेटा दिए। दूसरा, सप्पल साहब बता रहे हैं कि उनके टाइम में भी $105 तक गया था, लेकिन इतनी मार जनता पे नहीं उन्होंने पड़ने दी। अब कौन सी बात को आप बेहतर समझेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? लेकिन एक बात यह भी है कि जनता इस त्राही कर रही है, तो उसका भी कुछ करना होगा। आप बताएं, आपकी समझ में क्या है? देखिए, दोनों मॉडल समय के हिसाब से लगते हैं। जब आपको ग्रोथ चाहिए होती है
और आप ये चाहते हैं कि देशवासियों की आमदनी बढ़े, और आमदनी उनकी तभी बढ़ सकती है जबकि इकोनॉमी ग्रो करे। वेजेस और ग्रोथ का एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। लेकिन जब आप ग्रोथ पाथ से हट के आप सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं और ग्रोथ आपकी डिप्लीट हो जाती है, तो आमदनी कम हो जाती है। तो खर्चा जब बढ़ता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि सब्जियों का दाम बढ़ रहा है या तेल का दाम बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है और आपकी आमदनी भी उसके हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो ये मॉडल बेहतर इसलिए माना जाता है आमदनी और ग्रोथ का, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में स्टेट की इंटरवेंशन को कम करता है, और जो जिसको जरूरत पड़ती है, मतलब पूरे सोसाइटी को आज के, मतलब सबसे अमीर आदमी को आज इतनी जरूरत नहीं है कि वो उसको सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी की जरूरत या वेलफेयर स्कीम की जरूरत उसको होती है जिसकी आय ना हो या उसकी आय न्यूनतम हो। तो न्यूनतम आय वाले को सरकार ने एक मॉडल, वेलफेयर का मॉडल बनाया है, जिसके तहत उनको अनाज या उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उनको दी जा रही हैं। तो ये अपने आप में बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ इसी मॉडल से मिलती है। अगर आप ग्रोथ को हर्ट करते हैं तो, और खासतौर से हमने देखा पिछले 2 साल में पैंडेमिक के दौरान जो नेचुरली एक ग्रोथ हर्ट हुई, उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। और वो रिवाइव तभी होगी तब तक कि सरकार इस ग्रोथ पे फोकस करे। ये नहीं कि अब जैसे मांग होने लगी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए और इन्फ्लेशन को, मतलब खाने पीने की चीजों का जो बढ़ावा हुआ है वो इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल होता है वो बहुत ही देर से होता है, उसकी ट्रांसमिशन वैल्यू बहुत ही स्लो होती है। तो लेकिन ग्रोथ इमीडिएटली इफेक्ट होती है जी। तो ग्रोथ अभी इस दौरान जब हम वापस इकोनॉमी एक तरह स्टेबिलिटी पे आई है तो ज्यादा जरूरी है विपिन। ठीक है, ये भी एक एनालिसिस है और अभी हम ब्याज दरों पर भी आएंगे। अबे दुबे साहब, अब आपने हमारे दोनों पार्टी प्रवक्ताओं की भी बात सुनी और उसके बाद अभी राजावत साहब का कमेंट भी सुना। इस पर आप क्या कहेंगे कि फिर जब आपको किसी एक चीज को चुनना है कि लॉन्ग टर्म देखूं या शॉर्ट टर्म में रिलीफ दूं, तब क्या करना चाहिए? देखिए, हमेशा ही सभी सरकारें एक संतुलन बना के चलेंगी। आम जनता को फौरी रिलीफ देना हर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का कर्तव्य है। अगर कोई सरकार फौरी रिलीफ नहीं दे रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसकी सराहना की जानी चाहिए कि फौरी रिलीफ दे रही है। और ग्रोथ भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि रिलीफ भी अनंत काल तक नहीं दी जा सकती। अंततः तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और वृद्धि दर बढ़ेगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो लोगों को आपको वो फौरी रिलीफ नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर असल में परिस्थिति दूसरी है। ये तो आदर्श बातें हैं, इन बातों से कौन इनकार करेगा? हम सब लोग सहमत हो जाएंगे इस बात पे बिना किसी बहस के। स्थिति यह है कि जब स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। इस वक्त देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। 40 करोड़ में से 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज योजना का लाभ उठा रहे हैं, वो लाभार्थी हैं। इस आंकड़े पर गौर किया जाना चाहिए। भाई, सीएनबीसी आवाज अड्डा तो एक आर्थिक चैनल है ना, उसे इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भी देश की 57% आबादी अपने लिए खाद्य सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं कर पा रही है। और ये केवल कोरोना इंपैक्ट नहीं है। ये कहना कि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है, ये गलत है। कोरोना की वजह से अगर ऐसा होता तो देश की 20%, नीचे से 20%, 25% जो आबादी है, केवल उसके ऊपर असर पड़ता। ये समस्या ज्यादा गहरी है और कोरोना से ज्यादा पहले की है। अगर इस देश की 57% आबादी अपने लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकती है, उसके पास लाभकारी रोजगार नहीं है, उसके पास ऐसे अवसर नहीं है कि वो अपनी मेहनत से अपनी रोटी की जुगाड़ कर सके, उसे सरकार का मुखापेक्षी होना पड़ रहा है, तब आप ये इस प्रकार की आदर्श बातों का मतलब क्या रह जाता है? फिर तो ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज को आप ग्रोथ कह रहे हैं दरअसल वो हो नहीं रही है। वो केवल वक्तव्यों में हो रही है, वो केवल आंकड़ों में हो रही है, वस्तुतः वो ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही होती तो लोगों की थोड़ी आमदनी बढ़ती, लोगों को इतना फ्री अनाज देना ही नहीं पड़ता उसको। ठीक है, अभी आपने चुनाव जीत लिया तो जी तो मैं एक बार गोपाल जी के पास जाता हूं। हाँ, मैं सारे लोग बात करना चाह रहे हैं, सबके पास जाऊंगा, लेकिन गोपाल जी से यहाँ जवाब लेना। तो गोपाल साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो जो ये कह रहे हैं अबे दुबे जी, उसमें रोजगार का बड़ा प्रश्न आता है और वो बड़े लंबे समय से एक मुद्दा है। और दूसरा ये भी आरोप लग रहा है आप पे कि भाई आप राहत भी दे रहे हैं तो सिलेक्टिव है। जब चुनाव चल रहे हैं तो आपने वो प्राइस होल्ड करके रखे,
पेट्रोल डीजल के, तब कुछ नहीं हुआ, जब चुनाव हो गए तो फिर वो मार जनता पे आई और फिर उसका कास्केडिंग इफेक्ट। तो राहत आप दे रहे हो लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव और चीजों को देख के दे रहे हैं। देखिए विपिन जी, मैं तो अभय जी के और अपने बाकी सब पैनलिस्ट के विचारों से बिल्कुल फैक्ट वाइज एग्री करता हूं। एनालिसिस एक तरीके से अपनी अपनी हो सकती है, तो मैं एनालिसिस में एक चीज बात करता हूं, हम तो एग्री कर रहे हैं कि हम सिलेक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं सेगमेंट्स को, और वही सही है। एक तो आपको मैं सिंपल बता दूं, सब्सिडी का मॉडल कुछ लोग फॉलो करते हैं जो कांग्रेस ने किया कि गैस पेट्रोल पे सब्सिडी दे दो, जिसके पास 5 स्टार होटल में और जो मर्सिडीज और जो लैंड रोवर जगवार में चलते हैं उनको भी पेट्रोल की सब्सिडी, वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। एक होटल 100 सिलेंडर रोज कंज्यूम कर रहा है तो उसको ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, जो गरीब बेचारा 1 सिलेंडर में पूरा महीने चला रहा है उसको। तो यह जो प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी है यह गलत है, मैं आपको स्टैब्लिश फैक्ट के हिसाब से कहता हूं। तो हम सिलेक्टिवली जिस सेगमेंट को आवश्यकता है, गरीब कल्याण योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से, और जो जनरल चीजें हैं वह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हम एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारा इकोनॉमिक मॉडल बहुत है, आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन हम एक इकोनॉमिक मॉडल पे चल रहे हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, और जो सेगमेंट लेफ्ट आउट है उनके ऊपर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की स्कीम्स के साथ करप्शन फ्री, लीकेजेस फ्री सिस्टम से दे रहे हैं। जीएसटी में आप देख लीजिए, जीएसटी में हमने एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स जो अरविंद सुब्रमण्यम की कमिटी ने रिकमेंड किया था कि 15 और 15.5 होना चाहिए, आज 11.6% है। क्यों इतना टैक्स कम किया हुआ है ना हमने जीएसटी के अंदर। और जब हमने 2016 में जीएसटी लाए थे तब ये एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स 28-25 से लेकर 30% था, आज 11.6% है, एवरेज आरबीआई की रिपोर्ट आई है। तो यही तो मॉडल है, इसके कारण ग्रोथ हो रहा है। हाँ, समस्याएं आज हैं, लेकिन हम अमृत काल के फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन कर रहे हैं। 2047 के अंदर भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की तरफ जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, उसके कारण विश्व भी एग्री कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं या आप कह रहा हो। आप देखिए ना, एफडीआई क्यों इतनी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों इतना बढ़ गया, ग्लोबल लेवल पे हमारी इमेज क्यों इतनी स्ट्रांग होती जा रही है। आज इन्फ्लेशन और ये समस्या जो भारत जूझ रहा है, अमेरिका और जर्मनी उससे ज्यादा उस समस्या से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिंट किए नोट और बांटना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने उसको नहीं किया। गोपाल जी ठीक है, ये नहीं, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ कोर फोकस आज महंगाई पर है तो थोड़ा उसके आसपास रह के मैं बात करता हूँ। साकेत मिश्रा साहब, एक जो मॉडल की हमें सब्सिडी नहीं देनी है, और एक मॉडल की हाँ सिलेक्टिव लोगों को जहां जरूरत है वहां देनी, लेकिन भारत जैसा देश है। नहीं विपिन जी, ये भी कि सब्सिडी जनरल दे देंगे तो अमीर लोगों को ज्यादा। नहीं, मैं हाँ बिल्कुल मैं उसी बात पे इनसे सवाल पूछ रहा हूं। तो मिश्रा साहब, अब दिक्कत क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बीच में बहुत बड़ी मिडिल क्लास भी है। अब आप वो फाइन डिमार्केशन वहां खींचना बड़ा मुश्किल है कि ये उस अमीर कैटेगरी में जाके गिरेगा जिससे सब्सिडी लेनी है, या फिर ये उस गरीब कैटेगरी में जाके गिरेगा जिसको हम थोड़ा सपोर्ट देंगे। शायद वो कहीं नहीं गिरता, लेकिन उस पर मार बहुत तगड़ी पड़ती है। विपिन जी, पहले तो मैं एक दो चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो बात हुई कि कितने लोग को सब्सिडी दी गई है, उसकी वजह से हमने मान लिया कि कितने लोग गरीब हैं, वो शायद सही निष्कर्ष नहीं है। जिन लोगों को मदद की जा रही है वो उनको मदद की जरूरत है, उस पर निर्भर करता है, और वो सर्कमस्टेंशियल होता है। सच ये है कि हम लोग बिना इतिहास में और हिस्ट्री पढ़े हुए ये बोल सकते हैं, ईश्वर की दया थी कि कोविड पिछले 2 साल 3 साल से पहले कभी दुनिया में नहीं आया। सच ये है कि जो सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स थे वो केवल ऑयल और ऑयल प्रोडक्शन के नहीं थे, वो बॉटलनेक्स हैं इस समय शिपिंग के, आप चाहे वो केमिकल्स जो इंपोर्ट होते थे चाइना से उसके होते हैं, हर जगह पे सप्लाई के बॉटलनेक्स हैं। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। एज फार एज जो आपने बात की मॉडल की, हमेशा हम लोग की जिम्मेदारी जो राजावत जी ने कही है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन केवल एक है कि अगर देश में डिमांड बढ़ेगी, अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी जा करके हम लोग को सब्सिडी देने की जरूरत कम होगी। सब्सिडी एंड ऑफ द डे अगर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कुछ समय के लिए दे सकते, 3 महीने के लिए दीजिए, 6 महीने के लिए दीजिए, उसके बाद देने से केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था को नुकसान होता है। वो एक अंग्रेजी में शब्द होता है, सेंटेंस होता है, किकिंग द कैन डाउन द रोड।
आप आज सब्सिडी देते जाइए, कल सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, हमारी करेंसी गिरेगी और उसके बाद हमारा ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है, क्योंकि ऑयल तो ऐसा तो है नहीं कि कल एक दिन में हम लोग ऑयल इंपोर्ट बंद कर देंगे, ऑयल का इंपोर्ट्स का भाव बढ़ेगा, उससे फिर से वापस इन्फ्लेशन आएगी। तो बड़ी फाइन बैलेंस लाइन करनी पड़ेगी हम लोग को। बहुत जरूरी है इस समय कि किसी तरह से जो डिमांड स्टिमुलेशन हो रहा है, जिससे लोग बिक्री कर सके अपने सामान की, सर्विसेज की, उससे उनकी आय बढ़े, उस पर भी ध्यान दिया जाए। और साथ साथ कोई लाइन नहीं है मिडिल क्लास में भी। मिडिल क्लास इस समय, क्योंकि मैं अधिकतर एसएमईज के साथ डील करता हूं, भारत का जो मिडिल क्लास है वो भी काफी विभाजित है जी। तो जो पुअर है, जो गरीब है, जिसके स्पेशली जो रूरल एरियाज में गरीबी है, उनको मदद करने की इस समय ज्यादा जरूरत है, प्राथमिकता देने की जरूरत है। साथ साथ हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है। उसमें आप जो अगला सवाल है वो निश्चित है कि उस जो बीच में जिनको नहीं मदद मिल रही उनका क्या होगा। कुछ लोग को होगा डैमेज अधिकतर, परंतु हर समय सरकार को चॉइस करनी होती है कि किस चीज को प्राथमिकता दी जाए। इस समय जो सबसे गरीब है हमारे देश में, उसको मदद की जरूरत है, उसको भ्रष्टाचार मुक्त मदद की जरूरत है, जो कि हो रही है जी। और दूसरी तरफ जरूरत है कि हम लोग डिमांड को प्रोत्साहित करें, क्योंकि डिमांड और इन्वेस्टमेंट जितना होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है नहीं, ठीक है। आपका एक कंक्लूजन। यतीश जी, अगर मैं थोड़ा सा टैक्स की तरफ जाऊं, टैक्स के, हाँ मैं आ रहा हूं सर सपल साहब आपके पास भी। जो टैक्स फिगर के जो आंकड़े हैं, मतलब वही क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती, वैसे ज्यादा टैक्स पे है नहीं हमारे देश में, जितनी आबादी है उसके हिसाब से। लेकिन वित्त वर्ष 2022 की बात करूं तो कुल कलेक्शन जो है वो 27 लाख करोड़ से ऊपर है, बजट के अनुमान से काफी ज्यादा, क्योंकि अनुमान कुछ 22 लाख के आसपास था, आया 27 लाख। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी करीब 50% बढ़ा है और 14 लाख करोड़ से ऊपर है। और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 30% बढ़ा है और वो करीब 13 लाख करोड़ है। मतलब अनप्रेसिडेंटेड आंकड़े हैं, बहुत बढ़िया टैक्स कलेक्शन आ रहा है। लेकिन टैक्स जहां से आ रहा है, क्या वो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसे समय पे जहां पे क्राइसिस काफी ज्यादा है और एक लेवल से ऊपर चीजें चली गई हैं, पेट्रोल आपका 120 रुपए लीटर है, दूसरी कमोडिटीज में भी आग लगी हुई है, तो वहां पर कुछ हद तक जो सरकार के हाथ में, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो या कुछ और तरीके से, वो इस टैक्स का एक हिस्सा वहां खर्च करके राहत दे दे, कि ये गलत हो जाएगा? देखिए, मांगना तो एक सिटीजन की या एक नागरिक की एक तरह से राइट है, लेकिन देना, सरकार को उसको देना या उसको दे पाना एक सरकारी डिसीजन है। वो इस पर निर्भर करता है कि वो अब किस वर्ग को कितना दे सकती है या किस वर्ग को कितनी जरूरत है। ये डिसीजन सरकारी ही है। अब अगर जिस आदमी के पास खाने की पैसे नहीं है और उसको खाना पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, वर्सेस उस आदमी को देना जिसके पास जो पेट्रोल की वजह से शायद घूमने नहीं जा पा रहा या बाहर नहीं जा पा रहा, तो ये डिसीजन मिडिल क्लास हर समय इस डिसीजन में लूज करता है। ये हिंदुस्तान की असलियत नहीं है, ये टैक्स पेयर की दुनिया भर में यही असलियत है कि जो टैक्स पे करता है वो अपनी सुविधा के लिए टैक्स पे नहीं करता। वो टैक्स पे इसलिए करता है क्योंकि जो लोग टैक्स पे नहीं कर पाते उनको सुविधा देनी है। तो ये मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि मिडिल क्लास के लिए एक बिटर ट्रुथ है। और ये टैक्स पेइंग मतलब जो अब जैसे कई बार ये होता है कि बंबई बहुत टैक्स पे करता है, तो क्या बंबई को सारी सुविधा देनी चाहिए और बिहार झारखंड को जहां पे सुविधा टैक्स पे नहीं होता वहां सुविधा नहीं होनी चाहिए? तो सरकार का तो रोल ही ये है कि जो जहां पे ज्यादा टैक्स पे हो रहा है उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू वहां तक पहुंचाए, उस आदमी तक पहुंचाए जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इसको करने की जो प्रक्रिया है उस पे विवाद हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत पे विवाद कोई नहीं हो सकता। और ये गुड इकोनॉमिक्स भी है और ये गुड पॉलिटिक्स भी है। लाभार्थी ही वोटर्स है और वही क्लास एक साथ वोट करती है और ये लगातार देखा गया है। तो सरकार को ये कह देना कि आप अपने लाभार्थी के लिए या अपने वोटर के लिए काम मत कीजिए या मेजॉरिटी वोटर्स के लिए काम मत कीजिए, आप एक तबके के लिए काम कीजिए, वो मिडिल क्लास है या वो रिच क्लास है, क्योंकि वो रिच क्लास आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, या मिडिल क्लास वो ज्यादा बोल सकता है या उसकी शेयर ऑफ वॉइस ज्यादा है।
ये कह देना अपने आप में मूर्खता होगी, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास उसी को करेगी जो उसको इकोनॉमिकली और वोटर क्लास में बड़ा होगा। और हमारे देश अभी डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि सब लोग एक समान है या सब लोग संपन्न है। तो जो नहीं संपन्न है उनके लिए टैक्स रेवेन्यूज जा रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू जा रहे हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, वो जा रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे सप्पल साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे क्योंकि बार बार हाथ उठा रहे। सप्पल साहब, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ जी, और ये बात समझने की है कि इस समय जनता तो परेशान है, आरबीआई भी परेशान है। जितनी मर्जी आप तारीफ इस शो पे कीजिए सरकार की नीतियों की, आरबीआई को मालूम है कि इन्फ्लेशन लगातार 6% से ऊपर है। टारगेट 4% का था, 6% आउटर लिमिट थी, 6% से लगातार ऊपर इन्फ्लेशन जा रहा है और आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? क्योंकि सरकार को कम रेट पे कर्जा लेना है। आज इतनी ग्रोथ, अग्रवाल साहब जनता को यह भी बता दीजिए कि ग्रोथ की बजाय आप लोग सरकार चला कैसे रहे हैं। 2014 में कुल 53 लाख करोड़ का कर्जा था भारत पे, आज 1,36,000 करोड़ का हो गया है। मनमोहन सिंह जी जब वो पीएम बने थे तो जीडीपी के मुकाबले 85% हमारा टोटल डेट था। वो उसको मेहनत करके ग्रोथ मॉडल, जिसको आप सब लोग कह रहे हैं ना, उस ग्रोथ मॉडल को मैं समझा रहा हूं कि मेहनत करके जीडीपी से 68% पे लाए, 85 से 68%, और पिछले 8 साल में आप उसको वापस 90% पे ले गए। आज पूरा का पूरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप कर्जा ले रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, आप कर्जा ले रहे हैं लोगों से, आप अलग अलग तरह से कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेके आप इस देश को चला रहे हैं। और आप बात करें ग्रोथ की, एक भी साल 8 साल में आप यूपीए के ग्रोथ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, एक भी साल। और आप कह रहे हैं कि हम ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप ग्रोथ पे नहीं कर रहे हैं। आपने पूरे देश को कर्जे में डुबो दिया। कोई तो आप जवाब देंगे कि 53 लाख करोड़ कर्जा हुआ था 47 से लेके 2014 तक, और 2014 से लेके 22 तक 1,36,000 करोड़ हो गया है। कैसे बढ़ गया? कैसे पूरा डेट जो है 90% हो गया जीडीपी का, जिसको 68% पे लेके गए थे। ग्रोथ अगर आपको करनी है तो वो मॉडल था जो यूपीए कर रही थी, और इसलिए आरबीआई भी परेशान है। आप परेशान भले ही नजर ना आ रहे हो, आरबीआई की जितनी रिपोर्ट्स हैं, जितने स्टेटमेंट हैं, आप पढ़ लीजिए। प्रेस रिलीज दे रहे हैं वो 2 साल से कि वो परेशान है महंगाई से। जनता भी परेशान है, आरबीआई भी परेशान है, लेकिन यहाँ पे प्रवक्ता जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ मॉडल चल रहा है। कौन सा ग्रोथ मॉडल है ये? कहां से आप ग्रोथ कर रहे हैं? जो टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स तो उसमें इन्फ्लेशन का भी हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है टैक्स में, और उसमें जो नेगेटिव 2 साल कोविड के गए उसकी वजह से लो बेस से टैक्स बढ़ रहा है। ऐसे ये तो आप मानेंगे ना? ठीक है। तो नहीं, सवाल ये है कि जनता को रिलीफ देने की जरूरत है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है क्योंकि सरकार के पास ग्रोथ नहीं है, उसको कर्ज लेना है, रेट कम रख के कर्ज लेना है, और इसलिए इन्फ्लेशन की बजाय आप ग्रोथ की बात कर जी। तो गोपाल साहब ये तो नहीं कह रहा हूं, सीधा जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गोपाल साहब ये सीधा आरोप है सप्पल साहब का कि आप कर्ज में डुबो रहे हैं। मेरा नहीं है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है ये कहना। ठीक है, उसको झुठला दीजिए जी। गोपाल, एक तो मैं आपको ये, मेरे को पता नहीं ये कहां से फिगर ला रहे हैं कि 53 मैं सारे फिगर चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, देखिए मैं मेरे हिसाब से जो हम लोग थे लगभग 85 लाख करोड़ का वो था जो जीडीपी। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए 2014 का और 2022 का, आपको मिल जाएगा। बोलने दीजिए सप्पल साहब, बोलने दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप कंपेयर करेंगे ना 2013-14 में जब आपने सरकार छोड़ी कांग्रेस ने, यूपीए ने, तब इन्फ्लेशन था 9.5% से ऊपर। आज इतना सब होके, इतना आप डेट वगैरह सब कर रहे हो, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हो, उसके बाद भी जो हमारी जो इन्फ्लेशन है 6.95% की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर लिमिट 6% थी, हम उस इन्फ्लेशन कर रहे हैं। जीएसटी में कैसे, जीएसटी का रेट 11.6% है, आप 25 से 30% लेते थे, उसके बाद भी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो लीकेजेस था, करप्शन था, जिस तरह का पूरा सिस्टम था, वो अलग इकोनॉमिक मॉडल था। हम एक अलग तरीके से चल रहे हैं। आपने 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी दी, पूरा वो एक तरीके से ऑयल बॉन्ड कर दिए, वो अभी हम वापस कर रहे हैं। इस पर जवाब ले लीजिएगा, इस पर जवाब ले लीजिएगा।
कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 2 लाख करोड़ का ना कोई प्रोविजन किया, उसने डेट ले लिया था। आप आउटसाइड बैलेंस शीट काम करते थे, हम विद इन द बैलेंस। इसका जवाब ले लीजिएगा। ये इकोनॉमिक चैनल है, यहाँ पे आप जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए। मैं मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैं आपको। अच्छा एक मिनट गोपाल जी और सप्पल जी, हाँ ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन आज हमारे पास 2 बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं शो पे, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूँ। साकेत जी आ रहा हूँ सर। सप्पल साहब आपके बहुत समय है हमारे पास, अभी तो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे, आप पूरी बात रखिएगा, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के सब लोगों से बात लेते हैं। साकेत साहब, जो सप्पल साहब कह रहे हैं कि जो मॉडल यहां पर अपना रखा है, या फिर अब वो सस्ता कर्ज चाहते हैं इसलिए आप रेट नहीं बढ़ाते, आरबीआई को बहुत ज्यादा चिंता है पर वो कुछ कर नहीं पाता, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये है जी गोपाल जी 1 मिनट, मैं ये जवाब ले रहा हूं साकेत जी से, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, महंगाई है, आर्थिक चैलेंजेस हैं, और महंगाई का जो प्रेशर, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कहते हैं, जो ट्रांसमिट होगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लेशन आया है उसमें सीपीआई बास्केट में शायद 75% से ऊपर जो कमोडिटीज हैं उनके दाम बढ़े हैं। तो चिंता का विषय तो है ही। आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी बनती है कि चिंता होए, पर जो रेट्स के प्रेशर की बात है, अभी तक केवल भारत में नहीं पर दुनिया भर में बहुत ही फाइन लाइन है, जो कि रेट को बढ़ा करके डिमांड, जिसकी उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो रिस्क हो सकता है उसको बैलेंस करने का। और ये हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि आदमी कह दे कि भाई सरकार को बोरो करना है इसलिए कर। ये बहुत गरुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर 1% 1.5% का रेट बढ़ गई, उससे हमारी डिमांड तुरंत गिर गई, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर की हुई या व्हीकल सेक्टर की हुई, उससे कितने लोग की नौकरियां जाएंगी, उससे कितनी सरकार के ऊपर सब्सिडी का सकता है। ये बहुत गरुआ चीजें हैं और इनके ऊपर गंभीरता से और चिंतन करने की जरूरत है। तो आरबीआई को चिंता है, ये मैं खुश हूं कि आरबीआई को चिंता है, क्योंकि आरबीआई का उत्तरदायित्व है कि चिंता होनी चाहिए, पर चिंता के साथ साथ एक बैलेंस की जरूरत है कि हो सकता है एक विकल्प हो कि रेट्स बढ़ाए जाएं, जिससे कि कुछ चीजों में इन्फ्लेशन को दबाया जा सके। पर अगर आरबीआई ये देखेगा कि इन्फ्लेशन इस तरह की चीजों में आ रहा है जहां पे रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो तेल लोगों का इस्तेमाल जितना होता है गाड़ी चलाने के लिए उतना होगा ही, अगर खाने पीने का जो फूड का इन्फ्लेशन है उसमें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को खाना खाना ही है। तो इसलिए आरबीआई को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन के साथ साथ एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि इस समय विश्व में सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज है वो स्टैगफ्लेशन का रिस्क, कि आपने रेट बढ़ा दी, इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं आया क्योंकि सप्लाई साइड प्रेशर अभी भी चल रहे हैं और आपकी ग्रोथ भी ठप हो गई। तो उससे इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे, और 5 से 7 साल का आर्थिक व्यवस्था एकदम दुर्लभ खराब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही गंभीरता का विषय है, चिंता होना कोई खराब नहीं। और जैसा सरकार के डेट की बात है, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो माननीय वित्त मंत्री हैं, इस समय जो पारदर्शिता है सरकारी डेट की, वो शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं, चाहे वो ऑयल बॉन्ड्स थे या ऑयल कंपनीज में छुपे हुए डेट थे, हमारे ऑफ बैलेंस शीट पब्लिक सेक्टर का डेट था, अब हम लोग को सही पिक्चर मिल रही है। पर अरे डेट होना ना होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ठीक है, जनता को मदद करने के लिए कोविड के समय डेट लेना, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना जरूरी था। ठीक है, सिचुएशन भी अनप्रेसिडेंटेड है, आप ना इस तरह का कभी महामारी हाल फिलहाल में हमने देखी, और फिर बैक टू बैक युद्ध, तो डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है। सप्पल साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा फाइनेंसेस, स्टेट्स के फाइनेंसेस बहुत खराब है, स्टेट सुन नहीं रहे, बहुत गलत काम कर रहे हैं जी। ये जो फ्रेबीज है विदा प्रोविजन कर करके बजट में, वो फ्रेबीज दिक्कत करती हैं, वो असली इकोनॉमिक मॉडल गलत है, उस सब पे हमें चर्चा करनी चाहिए। आप तो वो आपका चैनल वो है जो इकोनॉमिक इश्यूज को जनता को सही ढंग से समझाए। ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये इकोनॉमिक डिबेट है। ये इकोनॉमिक डिबेट है, मैं इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की जवाब दीजिए। 2-3 बातें आपने बोली, 2-3 बातें मैं गंभीरता से कर रहा हूँ, बात को हल्के में मत कीजिए कि सिर्फ जुमला करके कि इकोनॉमी है गंभीर, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब सुन लीजिए, आपने 2-3 बातें बोली,
जैसी चीजें 2-3 बातें बोली। बात क्या बोली? बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड इशू किए थे, 53,000 करोड़ के वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी इश्यू किए थे, मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट ने उसको उतारा था ना। ये तो नहीं बोला कि भैया रोते रहे पूरे देश के आगे। अभी 2 लाख करोड़ के आपने बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू किए, आपकी सरकार ने, वो अगली सरकार पे करेगी। सरकारें तो ऐसी चलती हैं, कोई रोता तो नहीं है। आपने पे कितना किया आज तक? पूरे 10 साल के अंदर, पूरे 10 साल के अंदर 1,40,000 आप पे करेंगे। नहीं, एक मिनट को टोकिए नहीं, टोकिए नहीं, देखिए टोकिए नहीं। सवाल एफसीआई का आप बोल लीजिए। मैं बोलता हूँ, आपने आउट ऑफ द बैलेंस आप बोल लीजिए। बजट, हाँ, तो 2 लाख का ही फिगर आपके पास आया ना, 2 ही लाख का फिगर आया। एक सुनिए 2 ही लाख का फिगर आया। यूपीए के 10 साल में 8,88,000 करोड़ पे टैक्स हुआ पेट्रोल का, आपके टाइम पे 27 लाख हो गया। आपने 19 लाख करोड़ तो पेट्रोल से ले लिया और 83 लाख करोड़ जो है वो कर्जा ले लिया, और आप 2 लाख को गिनाते हैं। चैनल इकोनॉमी का चैनल है ना, तो मैं फिगर पे बात कर रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहा हूं। आप बताइए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? 2 लाख करोड़ की देनदारी के अगेंस्ट में आपने 19 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लिया है पेट्रोल डीजल पे और 83 लाख करोड़ लिया है कर्जा। अब बोलिए, इसका जवाब दीजिए। आप कहाँ घुमा रहे हैं सप्पल साहब? जो हमने 27 लाख आप कह रहे हो, हमने पेट्रोल डीजल में 7 साल में टैक्स लिया, उससे ज्यादा तो हम खर्च किया। हर साल 35 लाख करोड़ का खर्चा होता है, तो आप 27 वो तो होता ही, वो तो हर सरकार का होता है, लेकिन आप ग्रोथ से नहीं ले रहे हो, आप पेट्रोल से, कर्जे से और देश के एसेट्स बेच के कर रहे हो। ये मेरी शिकायत है। और आपने बोला फ्रीबीज, आपने दूसरी बात बोली फ्रीबीज। एक मिनट, आपने एरिया को किस तरह लिया? आपने फ्रीबीज की बात बोली, आधे देखिए, तू मैं मत कीजिए, तू मैं मत कीजिए। अभी आपने बोला इकोनॉमी चैनल, अब आप आगे लूट लिया, ये लिया, जुमलेबाजी पे तू मैं नहीं। आपने फ्रीबीज की बात की, मुझे पता है आप आम आदमी पार्टी सरकार पे अटैक करते हैं, कीजिए, लेकिन आधे राज्य तो बीजेपी के पास हैं, वहां पे कितनी ग्रोथ हो रही है? वहां तो आप फ्रीबीज नहीं कर रहे हैं। जब आप फ्रीबीज देते हैं तो आप कहते हैं मदद कर रहे हैं। आपके आधे राज्य बीजेपी के पास है, वहां क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है? दीजिए जवाब। वहां पे आपकी सरकार है ना, वहां पे आप क्यों नहीं कर पा रहे? चलिए, मुझे जी ठीक है गोपाल जी और सिपल साहब, देखिए, क्योंकि बजट में मैंने इसको मुझे देखिए, हम दोनों ही आप लोग अपने अपने आंकड़े रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, बहुत सारे आंकड़े तो हम यहाँ मिलान कर नहीं सकते। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक में सब लोग थोड़ा देख भी लेंगे सारी चीजों को, 2 मिनट में लौट के वापस आ जाएंगे, फिर उन सारी चीजों पे कि आपको आखिरकार अब देखिए आपने कितना खर्च किया, आपने कितना कर्ज लिया, लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज अच्छी है, शॉर्ट टर्म में कौन सी चीज अच्छी है, किससे वाकई इकोनॉमी को फायदा होगा। आने वाला समय तो अभी हम नहीं देख सकते, पुराने एग्जाम्पल से वो सारी बातें देख पाएंगे। छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अपने इस मूल पॉइंट को ही उठाएंगे कि आज की जो सिचुएशन है, क्या आगे चल के युद्ध खत्म हो जाता है, कोरोना की सिचुएशन ईज आउट हो जाती है तो अभी के फैसले ज्यादा बेहतर साबित होंगे? ठीक है, चलिए, थोड़ा कष्ट हो भी गया, या फिर आज की तारीख में आप जो राहत नहीं दे रहे हैं उससे जो जनता आहत हो रही है उससे कितनी दिक्कत होगी, फिर इसका पॉलिटिकल कनेक्ट क्या है, ये सारी बातें रहेंगी। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही कि ग्रोथ पर महंगाई का ग्रहण, क्योंकि इस समय महंगाई अपने एक अलग रूप में सामने आ रही है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसे गवर्न कर रहे हैं, लेकिन निगाहें सबकी सरकार की तरफ की वो इसे कैसे टैकल करती है और उसी पर सारी बातचीत यहाँ पे हो रही है। बातचीत बहुत दूसरे पहलुओं पर गई और काफी स्टैटिस्टिकल चर्चा भी उसमें आई, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। शॉर्ट आंसर चाहेंगे क्योंकि अब समय रहेगा कम, लेकिन अबे दुबे साहब, एक मैं सवाल यहाँ लेना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारें, मैं मानता हूं कोई भी सरकार हो उसका एक लक्ष्य तो होता है कि वो आर्थिक तौर से बेहतर करना चाहती है। अब उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, मतलब 10 घंटे तक हम शायद कार्यक्रम करते रहे, किस तरह की सरकार बनी है, कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है, दुनिया देश के हालात क्या हैं, तमाम चीजें उसमें आती हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आज की तारीख में महंगाई का जो चुनावी कनेक्शन है वो एक तरीके से थोड़ा बैकबर्नर पे चला गया? एक समय हम देखते थे प्याज वगैरह पे गिर जाती थी सरकार, लेकिन अभी नींबू 50 रुपए का एक अभी मिल जाए तो चुटकुला बन रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा मुझे पुराना एक बार याद आता है कि जहां तक सब्सिडीज के सवाल हैं या कैसे मैनेज करेंगे कर्जा,
तो एक बार जब किसानों के लिए करीब 60 लाख करोड़ का प्रावधान किया था बजट में, चिदम्बरम साहब मुझे याद है इसी चैनल में था, उनसे सवाल पूछा गया था व्यक्तिगत इंटरव्यू में इसी चैनल के संपादक से, तो 2-3 बार उन्होंने सवाल रिपीट किया और उनको गुस्सा और उन्होंने माइक निकाल के फेंक दिया, लेकिन उसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। तो क्या सरकारों के पास अपना एक फिक्स पैटर्न होता है, उनको उसी तरीके से करना होता है, उसी में उनको अपनी राजनीति भी साधनी होती है और उसी में उनको अर्थव्यवस्था भी देखनी होती है, वो मजबूरी है? विपिन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इस प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि भारत में जो चुनाव होते हैं और उनके नतीजे आते हैं, उनका आर्थिक प्रश्न से कितना संबंध होता है। मेरा मानना यह है कि दिल्ली के एक चुनाव को छोड़कर जब प्याज की महंगाई से माना गया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई थी, हालांकि भाजपा उसके बाद से दिल्ली में कभी भी चुनाव नहीं जीती, लेकिन आमतौर पर जो आर्थिक सवाल है वो एंटी इनकम्बेंसी को, यानी सरकार विरोधी भावनाओं को इस हद तक नहीं बढ़ा पाता जिससे कि सरकारी पार्टी चुनाव हार जाए। ये पिछले चुनाव में भी हुआ और उससे पहले बिहार में भी हम देख चुके हैं और दूसरे चुनावों में भी हमने देखा है कि आर्थिक सवाल लोगों को सरकार के खिलाफ वोट डालने की तरफ नहीं ले जाता और दूसरे बहुत से मुद्दे हैं वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं और चुनाव को एक खास तरह के निर्णय की तरफ ले जाते हैं। तो आमतौर पर जो लोग सरकार में होते हैं, इसीलिए वो महंगाई से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते। वो उनके पास कुछ प्रबंधन करने के हथकंडे की युक्तियां होती हैं जिससे वो प्रबंधन करते रहते हैं। मीडिया मैनेजमेंट चलता है, मीडिया पर लगातार दावेदारी की जाती रहती है। कुछ ऐसे आंकड़े जो स्पष्ट रूप से फर्जी लगते हैं, उन आंकड़ों को बार बार हमारे सामने पेश किया जाता है। देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान भी और उसके बाद भी सरकार ने लगातार ये दावा किया कि हमने एक हद से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने दिया। ये बाकायदा चुनाव प्रचार का एक खास जुमला था, जिस जुमले को बार बार अपनाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के बीच का जो अंतर था, वो अंतर बहुत ही अस्वाभाविक था। जो थोक मूल्य सूचकांक था वो काफी बढ़ा हुआ था और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बहुत ही नकली तरीके से कम करके दिखाया जा रहा था लगातार, ताकि चुनाव में एक तर्क दिया जा सके। तो ये सब जो होता है, मैं इसे प्रबंधन के हथकंडे कहता हूं और इसे सभी सरकारें इस्तेमाल करती हैं। मैं किसी एक पार्टी और किसी एक सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, सभी इसको इस्तेमाल करती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया महंगाई से प्रभावित नहीं होती, राजनीतिक प्रक्रिया बेरोजगारी से प्रभावित नहीं होती। जबकि कोई भी कहेगा इस देश में महंगाई और बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा है इस वक्त। इसके बावजूद भी जिन सरकारों के तहत महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उन सरकारों को राजनीतिक नुकसान नहीं हो रहा है। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सरकारें इसके पर चिंतित नहीं हैं। वो जानती हैं कि चुनाव से पहले कुछ वो 19-20 कर देंगी, कुछ ट्वीक कर देंगी, कुछ टिंकरिंग कर देंगी और उससे तत्कालीन रूप से लोगों को लगेगा कि शायद अब महंगाई रुक गई है, तेल के दाम नकली तरीके से रोक दिए जाएंगे और जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे फिर तेल के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब होता रहता है और इसी तरह जब तक इस देश में राजनीतिक प्रक्रिया का आर्थिक प्रक्रिया से संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक अर्थनीति चुनावी मुद्दा नहीं बनेगी। ठीक है, ये एक प्रश्न था जो कि अर्थव्यवस्था और चुनाव के बीच की कड़ी की या राजनीति के बीच की कड़ी के लिए था। लेकिन राजावत साहब, अब असली मुद्दा तो ये है कि इस समय जो हमारे सामने, जी गोपाल जी आऊंगा आपके पास, इस समय जो महंगाई हमारे सामने खड़ी है वो समस्या तो है, अब उसका निदान कैसे हो? नहीं, निदान देखिए, जो खाद्य सामग्री है जिनका दाम बढ़ा है और जो एडिबल ऑयल है जिनका दाम बढ़ा है, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग उपाय हैं। अब एडिबल ऑयल के लिए सरकार ने पाम ऑयल की इंपोर्ट्स को दोबारा से अप्रूव किया है, तो हो सकता है कि एडिबल ऑयल के दाम अगले 1-1.5 महीने में कम हो। उसी तरीके से सब्जियों के और जो दाम बढ़े हैं वो इस समय इस साल गर्मी कुछ ज्यादा पड़ी है और कुछ जल्दी भी पड़ी है। तो गर्मी जैसे जैसे कम होगी उस वैसे वैसे ये सीजनल दाम है, ये उसके वैसे वैसे कम होते जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से कम नहीं होंगे, ये भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। पर मैं विपिन जी एक बात कहना चाहता था जो सफल जी रेस कर रहे थे लगातार कर्ज की, और वो बात समझनी बहुत जरूरी है। कर्ज का आकलन एब्सोल्यूट नंबर में नहीं किया जा सकता। या आप ये नहीं कह सकते कि आपने 53 लाख किया था और हमारे समय में, बीजेपी के समय में 1.5 लाख करोड़ हो गया। कर्ज को जीडीपी के परसेंटेज के रूप में नापा जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे 2012 से 2020 तक जीडीपी टू डेट रेशियो
68% टू 72% के बीच में रहा है, बल्कि ये बढ़ रहा था 74 और 80% 2004 में, 2005 में और 2006 में। 2004 में ये पहुंच गया था 82%, 2005 में भी 80 के अबव रहा था। ये फॉल किया है 2006 में 80 के नीचे, लेकिन 79% था 2007 में। तो ये कह देना कि डेट बढ़ रहा है और उसको ऐसे मतलब एक गलत चीज प्रोजेक्ट करना गलत है, क्योंकि डेट को मैनेज करना, और दुनिया में आप वैसे आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि सर छोटा, क्योंकि समय मेरे पास कम है, डेट कितना है जी, या किसी भी डेवलप्ड कंट्री का आप डेट देखेंगे तो 120%, 130% है। तो ये एक मतलब इकोनॉमिक आपकी जी समझ। मैं आपका गॉट योर पॉइंट सर। सप्पल साहब तुरंत 20 सेकंड में इस पे टिप्पणी। जी देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ यतीश जी से। मैं सहमत हूँ कि एब्सोल्यूट फिगर में नहीं होता है। इसके मैंने दोनों बात बोली। 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट जब गई तो 85% था डेट रेशियो जीडीपी के बनस्पत। मनमोहन सिंह जी के 10 साल में लगातार नीतियों के चलते वो 68% पे आया। अब वो 90% पे दोबारा पहुंचा है। सर मैं आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। 2005 में भी वो 80% के ऊपर था। 2006 में मैं 2014 तक 10 साल का जो 2007 में भी सर 2013 में कितना था बताइए? 68% था कि नहीं था? वो तो हर साल धीरे-धीरे नीचे आएगा ना। आर्थिक नीतियां कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो पीएम बन के तो कम हो जाएगा। 10 साल की नीतियों में वो नीचे आया। 2013 में 68 पे आया कि नहीं आया? आप बताइए मुझे कि नहीं आया। नहीं तो और अब 90 तक लाख या 90 तक किया कि नहीं किया? पे आया, ठीक है ना। 68 पे आया ना, 68% हुई। 85 से 68 पे आया और वापस पिछले मुझे जी अब चूंकि मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि ये आंकड़ों में हम शायद और बात करते जाएंगे और कहीं पहुंचेगी नहीं। लेकिन गोपाल साहब अब मूल मुद्दा यही है कि जनता को अभी मौजूदा जो महंगाई है, चाहे वो फ्यूल की हो, चाहे वो खाने पीने की चीजों की हो या कमोडिटीज की हो, उससे राहत कब मिलने जा रही है और सरकार इसके लिए क्या सोच रही है? देखिए, मैं जनता को आपके माध्यम से कोई नहीं चाहता। मैं एक सिंपल बात करता हूं, अभय दुबे जी का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई से चिंतित नहीं है, इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता, क्योंकि मैं समझता हूं कि महंगाई है और वह चिंता का विषय है। सरकार उसके प्रति जागरूक है। अब जनता क्यों हमें सपोर्ट कर रही है, उसका एक ही रीजन दे देना चाहता हूं। जनता समझ रही है कि जो रोड मैप हम ले रहे हैं उस महंगाई को डील करने के लिए वह अच्छा है, ठीक है, और वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए वही एक तरीका है। गोपाल जी, आज के समय में एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं रोका। आज के समय सुन लीजिए पूरा जवाब, क्योंकि समय कम रह गया है। जी, जनता बहुत अवेयर है। अगर आप यूपी की हमारी कैंपेन देखोगे तो हमने लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गोपाल जी, क्या कोई एक्साइज ड्यूटी कट जैसा कट पहले देखा था होने वाला है? कुछ राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल के दाम में? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से इस बात को मान के, आप रशिया के साथ हमारा जो डील हो, ग्लोबल अमेरिका के इस ऑयल कंट्रोल परचेज में आप देखिए भारत के हित को ध्यान में रखते हुए हमने किस तरह से स्टैंड। जी अब चूंकि मेरा समय मेरा पूरा समाप्त हो गया, तो कुल मिलाकर मैं यही कंक्लूड करूंगा कि देखिए बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, माना वो बात सही है, लेकिन जो जनता, आपने कहा कि जनता देख रही है, समझ रही है, उस जनता ने आपको वोट दिया है, आपको वो अधिकार दिए हैं कि आप इस समय अर्थव्यवस्था को डील कर रहे हैं, तो वो आपसे उम्मीद भी रखेगी कि अगर वो महंगाई अब उसको चुभने लग गई है, चाहे उसको गाड़ी में तेल डलाना हो, चाहे उसको घर में खाना बनाना हो, सीएनजी हो, पीएनजी हो, तमाम चीजें, कमोडिटीज और कोई चीज उसे खरीदनी है, और अब अगर उसकी जेब पे वो भारी पड़ रहा है तो वो सरकार की तरफ ही देखेगी कि वो कुछ राहत उसके लिए लेकर आए। ठीक है, अभी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हाथ में नहीं है, लेकिन जितना सरकार के हाथ में है वहां की उम्मीद जरूर जनता देश की करेगी। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी कीमती राय रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।